हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम इस कड़ी में लेके आए हैं आपके समक्ष चैप्टर 2। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और इस कड़ी में आपको आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। वह आपको विस्तार से आपको इस एक वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम ही आपको पता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो किन के नेतृत्व में हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने सिनारियो पेश करेंगे। ये देखिए आप, शुरुआती तौर पे आप देखते हैं तो ये जो हमने सीनरी आपके सामने पेश की है सिनारियो, इसमें भारत का झंडा जो पीछे मैं भी चाहूँगा, भारत का जो मैप है उसके अंदर झंडा आपको दिखाई दे रहा है। उस वक्त वंदे मातरम का स्लोगन बड़े जोर शोर से पूरे देश की हवाओं में गूंज रहा था। पीछे जो भारत देश की वो जो वास्तुकला है उसका नमूना है। ये भारत के नर और नारी है बिल्कुल एक साथ होकर, चाहे सरदार कम्युनिटी से हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे और भी किसी भी मजदूरों से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, सब आपके समक्ष है। और यहाँ नीचे आप देखने का प्रयास करेंगे, ये नोट्स के तौर पर आपके सामने पूरा बायोडाटा आपको सामने दे रखा है। यहाँ देखिए, इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, यहाँ पर आपको विस्तार से पूरा दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। मैं आपको सामने बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किस प्रकार से भारत का जो नेशनलिज्म, आधुनिक जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, वह किस प्रकार से लोगों को इन्होंने आपस में जोड़ा। यहाँ बिल्कुल साफ साफ आपके सामने बताया हुआ है कि यह जो भारत का जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था, मूवमेंट था, वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। ये बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, लोगों ने एक दूसरे से सामूहिक एकता बनाए रखने को खोजना शुरू किया। उन्होंने संघर्ष किया, किसके खिलाफ? कॉलोनियलिज्म के खिलाफ संघर्ष किया। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को एक साथ शेयर्ड बॉन्ड, एक साथ उनको आना पड़ा। सब लोग अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, समूह से थे, और वो सभी लोग अपने अपने वर्ग से एक साथ आए। और ये प्रभाव किसका पड़ा? ये कॉलोनिज्म का प्रभाव पड़ा, आपके समक्ष लिखा हुआ है। उनके सबके अनुभव अलग अलग थे, एक्सपीरियंस वर वेराइड, उनके अनुभव अलग अलग थे, लेकिन उन सभी में नोशंस ऑफ फ्रीडम वो सब में सेम थी, ऑलवेज द सेम, आपके समक्ष लिखा हुआ है। उनमें आज़ादी प्राप्त करने की जो बलवती इच्छा थी वो सब में सेम थी। उसके बाद में सबसे लास्ट में किनका आगमन हुआ वो आपके समक्ष आप देख रहे हो। कांग्रेस है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने प्रयास किया इन सब समूह को एक साथ लाने का इस आंदोलन के द्वारा। और ये जो एकता थी उनके सामने आई, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट के साथ आई। मतलब हो सकता है कि उनमें कहीं ना कहीं इनमें वैचारिक मतभेद हो, फिर भी ये लोग सामने आए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब के सब आगे बढ़े। यहाँ देखिए आपके समक्ष, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, लिखा हुआ है वार लोन्स। ये आपके बुक का जो चैप्टर का सेकंड पेज है, वहाँ से ये पिक्चर चित्रित की गई है आपके समक्ष। आप देखिए कि जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने लोन लिया, लड़ाई को जारी रखने के लिए लोन लिया, हाई टैक्सेस लोगों पे लगाए, अकाल भी पड़ा उस वक्त, महामारी भी आई। और ये वो भारत का वो सिनारियो है, 1918 से लेकर 2021 की बात है। उस वक्त आगमन हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसे आज हम हमारे देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। ये श्रीमान है महात्मा गांधी, ए न्यू लीडर, ए न्यू स्ट्रगल। उन्होंने एक संघर्ष को एक नया नाम दिया, वो संघर्ष आपके समक्ष है, आप देख रहे हैं। ये आदिवासी लोग हैं या भारत की जो कॉमन पीपल है, आम जनता है। पीछे का सिनारियो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दर्शाया गया है, अकाल पड़ा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में महात्मा गांधी इनके सामने उभर के आए। महात्मा गांधी ने इनको एक नया सुझाव दिया, नया संघर्ष का एक नारा दिया। वो सब हम आगे वाले रील में देखेंगे। यहाँ देखिए, ये आपके समक्ष नोट्स के तौर पर दिया हुआ है, क्योंकि ये आपकी 10th क्लास है, तो 10th क्लास के अंदर आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप नोट्स नहीं लिखेंगे तब तक के आपकी नोटबुक में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से नोट्स आपके शुरू होते हैं। इस युद्ध की वजह से
जो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन से वो बदल गई थी। हुज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सभी देशों ने सैन्य वो जो खर्चा था वो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इनको वार लोन लेना पड़ा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ वार लोन इनको लेना पड़ा, और वार लोन की पूर्ति के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए गए। उस वक्त कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स पहली बार शुरू किया गया। नौकरी की जो सैलरी है, सैलरी पर इनकम टैक्स शुरू किया गया। ये लड़ाई चलती रही और ये बर्डन है ये बढ़ता गया। 1913 से 1918 की बात है। तो लोगों का जो जीवन है, कॉमन पीपल का जो जीवन है, वो बड़े ही कठोर बीता, एक्सट्रीम हार्डशिप। ये आपके सामने नोट्स के तौर पे लिखा हुआ है। गांव से ऐसे नौजवानों की भर्ती की गई, जानबूझ के फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, बलपूर्वक इनको लाया गया, सेना में भर्ती किया गया। इसकी वजह से गांव के अंदर क्या नाराज़गी फैल गई। गांव में नाराज़गी फैलने का कारण ये है कि वही हट्टे कट्टे नौजवान थे, गांव के अंदर खेती बाड़ी में अपने बुजुर्ग माता पिता की हेल्प कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और आज उनको मजबूर होकर ये लोग हैं जो सैन्य लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, इनको सेना में भर्ती किया और वहाँ ले गए। इनसे नाराज़गी फैल गई। 1918 1919 की बात है, 1920 21 की बात है। ये वो समय काल है। इन हट्टे कट्टे नौजवानों के अभाव के अंदर जो खेतीबाड़ी वो फसल वो बर्बाद हो गई। इसका परिणाम ये निकला कि भोजन की कमी आ गई चारों तरफ। उस वक्त एक बीमारी और फैल गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक श्वास से संबंधित बीमारी थी, ये भी फैल गई। हम जनगणना की बात करते हैं, 1921 के जनगणना की बात करते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड, 12 से 13 मिलियन लोग हैं समाप्त हो गए। और ये कारण रहा, इसका अकाल कारण रहा, महामारी कारण रहा। ये 1 से 20 लाख से लेकर 1 से 30 लाख लोग, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये डाटा मैंने आपके समक्ष बता दिया है। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो हार्डशिप है ये कभी ना कभी इसकी समाप्ति आएगी, एंड आएगा इसका, लड़ाई के बाद में इसका एंड आएगा। आफ्टर द वार वाज ओवर, लोगों का ये मानना था कि इसका एंड आएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। लोगों का ये मानना था कि ये जो कठोर जीवन हम बिता रहे हैं उसका एक न एक दिन एंड आएगा, लेकिन एंड नहीं आया। इस अवस्था में, उस स्टेज में एक नए लीडर हमारे सामने प्रकट हुए, जिन्होंने एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, एक नए प्रकार का संघर्ष दिखाया, और वो नए लीडर आपके समक्ष है, वो है महात्मा गांधी। देखिए यहाँ आगे देखिए, महात्मा गांधी का आगमन हो चुका है जनवरी 1915, जैसा कि आपकी बुक में डाटा दे रखा है। महात्मा गांधी जनमानस के बीच में हीरो बन के, वेलकम होम महात्मा गांधी, ये हीरो बन के सबके समक्ष आ चुके हैं। इनका स्वागत किया गया, जिस झांसी आए उनका स्वागत किया गया। नीचे आपके सामने 2 फोटो दे रखी है। इन फोटो के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर इनका जो संघर्ष था, नॉन वायलेंस वाला जो संघर्ष था, सत्याग्रह, जो अहिंसावादी सत्याग्रह था, उनके बारे में जिक्र पूरा दे रखा है। कैसे हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में रखा गया, और ये संघर्ष की वजह से महात्मा गांधी प्रचलित हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, अफ्रीका में प्रसिद्ध हो गए थे। और जब ये भारत के अंदर आए तो सब लोगों ने बड़े ही जोर शोर से इनका स्वागत किया। हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, स्वागत किया। अब आप देखिए, भारत में महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का एक नारा दिया। सत्याग्रह के बारे में लिखा कि द पावर ऑफ ट्रूथ, ये सत्य की ताकत है और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको लेके आप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सत्य क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये ट्रूथ क्या है। एम्फसाइज द पावर फॉर ट्रूथ, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप सत्य को जानना चाहते हैं। इसके लिए आपको आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि हाँ मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। दूसरा है कि आपको तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो कि सच कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। और अब आप यदि कोई कृत्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इफ द कोज वाज ट्रू, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो कारण है वो सही है। इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है।
महात्मा गांधी की जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह के बारे में, यही परिभाषा आपकी बुक में लिखी हुई है, नोट्स के तौर पे आप नोट कर सकते हैं। यदि आपका कारण सही है सत्य को जानने का, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए आप नॉन वॉयलेंस अहिंसा के बारे में बता रखा है। ये जो पिक्चर हमने आपके सामने दिखाई है ये शो करती है उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार का ज़माना था, 1914 से लेकर 1918 के बीच की बात है। 1 अगस्त 1914 से नवंबर 1918 की बात है। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया है। नॉन वायलेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से भी हम लड़ाई को जीत सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंजनेंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए भी हम अगले वाले को ये बता सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, जो आप पर शोषण कर रहा है, जो आक्रामक बना हुआ है, जो हाथ में हंटर लेके आपको परेशान कर रहा है या आपको सजा दे रहा है, उससे आप अपील कर सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। आप यही हाथ आपके पास है, यही हाथ मेरे पास है, आपके हाथ में हंटर हो, मेरे हाथ में सत्य का दीपक है। तो ये रोशनी कौन सा दे रहा है, इससे रोशनी नहीं आ रही है, आप गलत कर रहे हो, ये महात्मा गांधी ने बताने का प्रयास किया। आगे देखिए आप, महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उन्होंने आते ही भारत में जनवरी 1915 में आए थे। तो आने के बाद महात्मा गांधी ने शुरुआत में 3 सत्याग्रह की। ये जानकारी आपके समक्ष है। 1917 में चंपारण बिहार, तो यहाँ जो किसान लोग थे, जो प्लांटेशन सिस्टम जो भी है, इंडिगो से परेशान थे, खेतीबाड़ी से उसको वो करना नहीं चाहते थे, वो उसके खिलाफ वो भाई उनको सहयोग किया। 1917 में खेड़ा में, गुजरात में, यहाँ पर वो जो किसान लोगों उनका सपोर्ट किया, उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, वहाँ प्लेग फैल गया था, फेलियर, क्रॉप फेलियर, तो भाई उनका जो लैंड टैक्स है वो कम किया जाए, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर डिमांड किया। डिमांड रेवेन्यू रिलैक्सेशन, उनको भाई जो टैक्स है उसमें कुछ छूट दी जाए, महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया। और 1918 में जो लास्ट वाला है, अहमदाबाद में, गुजरात है, तो यहाँ जो मिल वर्कर्स है उन्होंने सत्याग्रह किया, अपनी को सैलरी वगैरह जो भी उनकी समस्याएं थी। तो ये मैं आपको रिपीट कर दूं, 1917 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा गुजरात में, ये चंपारण बिहार में है, और ये 1918 में अहमदाबाद। तो ये 2 तो गुजरात में है और 1 बिहार में, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास है। तो ये 3 सत्याग्रह, महात्मा गांधी का रोल इसमें बहुत बड़ा था। इनकी वजह से महात्मा गांधी पूरे देश में पूजे गए और पूरे देश में उनका माहौल बन गया। तो ये 3 सत्याग्रह नोट्स के तौर पर आप इनको नोट कर सकते हो। आप यहाँ देखिए, ये रोलेट एक्ट के से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ये नोट्स के तौर पे आपके लिए बनाई गई है। इम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी ने 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट। ये जो 3 सत्याग्रह जब महात्मा गांधी के प्रसिद्ध हो गए, सफलता उनको मिल गई, तो महात्मा ने 1919 में डिसाइड किया कि मैं रोलेट एक्ट है उसके खिलाफ जनमानस को साथ लेके कुछ एक सत्याग्रह करते हैं। क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। क्योंकि वो जो विपक्ष है, जो इंडियन मेंबर्स थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। अब इसके माध्यम से हुआ क्या, इसके माध्यम से गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई कि ये जितने भी जो राजनीतिक जो एक्टिविटीज़ थी उनको ये रिप्रेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, और इनको ये छूट मिल गई थी डिटेंशन, जेल में बंद करना, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, कि ये किसी भी राजनेता को, किसी को भी अपराधी बना के बिना उसकी न्यायालय में सुनवाई हुए लगातार 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हैं। ये सारा का सारा ये डाटा इसमें दिया गया है कि रोलेट एक्ट का कानून के अंदर क्या, उसमें क्या कहा गया था, कैसे महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अहिंसात्मक तौर पर एक मैं सिविल डिसओबीडियंस जैसा सविनय निवेदन करके मैं इस अन्याय के खिलाफ मैं एक आंदोलन शुरू करता हूँ, ये कानून गलत है। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन की शुरुआत की। रैली निकाली गई बड़े बड़े शहरों में, वर्कर्स ने भाई रेलवे वर्कशॉप वहाँ पर हड़ताल कर दी इन्होंने, भाई जो जहाज है, जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया। अब सरकार को लगा कि भाई ये जनता तो भाई जागरूक हो गई है, तो ये देखा तो भाई कम्युनिकेशन है, जैसे भाई कहीं कम्युनिकेशन टूट न जाए, रेलवे टेलीग्राफ है, ये भाई डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्या किया, एक प्रकार से इन राष्ट्रवादियों पे टूट पड़ी।
क्लैंप डाउन, इन पे टूट पड़ी, इनको भाई नजरबंद करना, जेल में डालना, सब जो भी है। लोकल लीडर्स है, इनको अपने घरों से उठा लिया गया, अमृतसर की बात। और महात्मा गांधी है, इनकी दिल्ली में एंट्री बंद कर दी कि इसकी एंट्री बंद करो। ये है उनकी जड़, ये महात्मा गांधी है, इसकी दिल्ली में एंट्री बंद करो। उसके बाद देखिए बच्चों, आप ये जलियांवाला बाग वाला नरसंहार ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये आपके सामने एक प्रकार से एक तथ्यात्मक आपको फोटो दिखाई गई, किस प्रकार से पुलिस की गोलीबारी हो रही है। और ये जलियांवाला बाग में से टुक प्लेस ये गठित हुआ आपके सामने, आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यहाँ इसका डाटा वही दे रखा है जो आपकी बुक में दे रखा है, वैसा ही डाटा है। 10 अप्रैल को है अमृतसर में, वहाँ पर एक शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था, उन पर गोलीबारी की गई, क्योंकि इनका कहना था कि ये जो लोग हैं इन्होंने बैंकों में हमला किया, पोस्ट ऑफिस में हमला किया, रेलवे स्टेशन में हमारी सरकारी मशीनें तोड़ी है। जो जनरल डायर है उसने कमान अपने हाथ में संभाल ली। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर ये घटना घटित हो गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ आई हुई थी, काल बैसाखी का जो मेला था, वार्षिक मेला था, उसमें शामिल होने के लिए। जनरल डायर को खबर लगी कि कुछ जो ये राष्ट्रवादी जो लीडर्स है वो वहाँ पर अपनी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। इसका ये कहना था कि वो उन लोगों में शामिल है, तो मैं तो वहाँ उनको पकड़ने आया था। तो ये जनता तो बीच में आ गई। अब ये बहुत से गांव के लोग थे, उनको पता नहीं था कि शहर के अंदर मार्शल लगा हुआ है, कानून लगा हुआ है। डायर ने इनको कोई चेतावनी नहीं दी, सीधे आए और वहाँ पर जो इस जलियांवाला बाग का जो मेन गेट है उस वहाँ पर जो पुलिस फायरिंग, ये देखो आपके सामने पूरा देर का पुलिस फायरिंग शुरू कर दी। और ये है, और इसने अंधाधुंध, इसने कुछ नहीं सोचा, बच्चे हैं बड़े हैं बुजुर्ग क्या, जो कुछ नहीं सोचा इसने, सीधा बस ये इसकी सोच ये थी कि प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट। वह इन सत्याग्रहियों को दिखाना चाहता था कि डर भी कोई चीज़ होती है। सत्याग्रही फीलिंग ऑफ टेरर, आओ मुझसे डर के रहो, आप हम मुझे मत बदलो, आप मुझसे डर के रहो। ये खबर जैसे पूरे लोगों में फैली कि भाई इस प्रकार से ये किया गया वो किया गया, तो जनता सड़कों पे आ गई। पुलिस और ये सरकार पुलिस के माध्यम से और इन पे अत्याचार करने लगी। गवर्नमेंट है, इसने बड़ा ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत जोर से इनको ऐसे मानवीय निंदनीय कार्यों के माध्यम से इन लोगों को खूब परेशान किया। लोगों को नाक रगड़वाई नीचे हिसाब से, और साथ कि जहाँ कहीं भी कोई मेम साहब अंग्रेज मिसेज कहीं भी पहुँचे उसको भाई हाथ से सलूट मारो, उसका सामान भी उसके घर पे पहुँचाओ। ऐसे ऐसे करते करवाए गए इनसे भारतीयों से। और ये बहुत से ऐसे गांव है, ये पंजाब में गुजरवाला, और ये अब ये पाकिस्तान में है, यहाँ पर तो हवाई जहाज से बमबारी भी की गई। और जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया, तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट है जिसको वापस लिया गया। ये यहाँ आपके सामने जिक्र है खिलाफत इश्यू एंड मूवमेंट। उसी वक्त के दौरान खिलाफत इशू चल रहा था। तो ये खिलाफत इशू है क्या, ये देखिए आप, ये तो वही जानकारी आपके सामने जो मैं बता चुका हूँ कि सत्याग्रह मूवमेंट हुआ खिलाफत के रोलेट के खिलाफ। तो उसमें क्या है कि ये बड़े तौर पर नहीं हो सका, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम जब एक साथ आएंगे तब ये बड़े तौर पे होगा। तो ऐसा है एक रास्ता महात्मा गांधी को मिल गया, खिलाफत वाला इशू। क्या हुआ बच्चों, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो ओटोमन टर्की के साथ अंग्रेज़ों की संधि हुई। संधि के साथ एक बड़ी ही कठोर संधि की, उसमें कहा गया कि जो ओटोमन एम्परर है, जो सुल्तान है तुर्की का, ओटोमन बोलते हैं उसको साथ साथ खलीफा की टाइटल भी उसके साथ साथ है। तो उसमें संधि में कहा गया कि आप इस खलीफा के पोस्ट को हटा दो, आज से आप सिर्फ सुल्तान हो, आप खलीफा नहीं हो। क्योंकि खलीफा की होने की वजह से पूरी मुस्लिम लोग आपकी बात मानते हैं, और मजबूर हो कि इनको भाई इससे ये खलीफा पोस्ट छोड़नी पड़ी, साइन करने पड़े। इसका विरोध करने के लिए पूरी दुनिया में जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके विरोध में आ गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए। ऐसा ही एक खिलाफत कमेटी बनाएगी बॉम्बे के अंदर, मार्च 1919 में बनाएगी। यंग जनरेशन के दो लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नोट्स के तौर पे आपके सामने हैं। इन्होंने महात्मा गांधी से बातचीत की कि क्या ऐसा संभव है कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इन अंग्रेज़ों की खिलाफत कर सके। गांधी जी ने इस अवसर को अपने फेवर में लेने के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी, और इसके लिए कांग्रेस को मनाया। कांग्रेस का कलकत्ता सेशन है वो चल रहा था सितंबर 1920 में। तो यहाँ पर भी इन्होंने इन सबसे कहा कि भाई तुम मान जाओ भाई, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत हम साथ चलाएंगे स्वराज के लिए। महात्मा गांधी ने स्वराज के मामले में अपनी बुक है हिंद स्वराज, 1909 में वो उसको प्रिंट करवाया था।
सबको बांटी थी हिसाब से, उसमें साफ साफ कहा था कि ये हमारे सपोर्ट से ही अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे चल रहा है, यदि हमने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ देखिए आप, महात्मा गांधी ने लोगों के सामने नोट्स के तौर पे आपके सामने है, ये इसलिए आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। अब मैं एक बार परिदृश्य से हट जाता हूँ ताकि आपको ये लगे कि वास्तव में ये नोट्स के तौर पे आप इसको उतार सकते हो, पोस्ट करके इसको आपसे। तो महात्मा गांधी ने के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम ये आंदोलन करेंगे तो उसको एक अलग अलग स्तर पर करेंगे। तो शुरुआत में हम जितने भी जो टाइटल है, हमारी उपाधियाँ हमने ले रखी अंग्रेजों, वो उनको लौटाएंगे। फिर हम सिविल सर्विसेज का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, न्यायालय, यहाँ पर जितने भी हमारे लोग जाते हैं सब एक बार वहाँ से उसको छोड़ देंगे। स्कूल है, उससे बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। फॉरेन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। और फिर यदि गवर्नमेंट यदि कुछ ज़्यादा ही हम पर यदि अत्याचार करती है तो उस कंडीशन में हम एक साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। अब ये थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी जब गर्मियों का समय आया और शौकत अली है और के साथ में मिलकर पूरे देश में भ्रमण पे निकले, और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे, वो भाई इस प्रस्ताव से थोड़े से निश्चित नहीं थे। वो ये बॉयकॉट वगैरह इसमें वो नहीं चाहते थे कि भाई जो प्रांतीय जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो भाग लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी वाले मामले में हम फंसे। हिसाब से नवंबर 1920 में उनका जो डर था वो सामने आ गया। उन्होंने कह दिया कि भाई हिसाब से नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सितंबर दिसंबर के अंदर बाद में ये जो आपस में इंटेंस वो टसल चल रहा था कांग्रेस में, वो थोड़ा सा डिवाइड होने लगा। लेकिन लास्ट में क्या किया महात्मा गांधी ने, जो कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में, इसमें एक कंप्रोमाइज जो समझौता था वो सबके सामने आया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया गया। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था। यहाँ देखिए हेडिंग आपके सामने है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी आपके सबके सामने हैं, ये जनता है आपके सामने खड़ी है इस प्रकार से। ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनकी होली जला रहे हैं। ये महात्मा गांधी की जय हो, सब के सब जो भी है, खादी को हम स्वीकार करेंगे, ये सब आपके सामने दिया हुआ है। देखिए आप, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों के अंदर, उस पर तब सिटी शब्द नहीं था, टाउन से। तो कब शुरुआत हुई, जनवरी 1921 में ये शुरू हुआ। ये आपके सामने दे रखा है किस प्रकार से मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें ज़्यादा भाग लिया, क्योंकि दुख तकलीफ में ये लोग ज़्यादा रहे थे। हज़ारों की संख्या में जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी, हेडमास्टर टीचर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने वकालत करने के लिए जाना छोड़ दिया, काउंसिल इलेक्शन है उसका भी बहिष्कार किया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबको मना लिया था। लेकिन मद्रास में ऐसा वो नहीं कर सके, क्योंकि मद्रास में जो एक जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, ये SC ST OBC की पार्टी थी। ये लोग चाहते थे कि हम उसमें प्रोविंशियल काउंसिल में जाकर के हम इसके विरोध में आवाज़ उठाएं, तब हमारी आवाज़ को भी ब्राह्मणों की के बराबर ही हमारी आवाज़ को तवज्जो मिलेगी। तो ये सब किया गया। ये इस प्रकार से चलता रहा। विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, वो हमने बता दिया आपको। जो शराब की दुकान है उनके सामने महिलाएं लेट गई, उनका विरोध किया गया। अब देखो शराब कैसे बिकेगी भाई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो आयात है विदेशी कपड़ों का, ये आधा हो गया। 1921 से 1922 के बीच में ये 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ गया था, इतना डाउन हो गया। बहुत सारी जगह जो मर्चेंट्स है, व्यापारी है, इन्होंने विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया। पैसा देना, इसमें पैसा लगाना भी बंद कर दिया हिसाब से। बॉयकॉट आंदोलन लगातार चलता रहा और लोग इसका विरोध करते रहे। और लोगों ने यहाँ तक कि महात्मा गांधी की बातों में आके उनके जोश में हाथ से हाथ, सुर से सुर मिला करके विदेशी कपड़ों को पहनना भी बंद कर दिया। और वो सिर्फ भारतीय कपड़ों को पहनना चाहते थे, जो भारतीय मिलों में, टेक्सटाइल मिल में और हैंडलूम से यहाँ से बने हुए थे। अब यहाँ पर नीचे आपकी पॉइंट आपको बता रखा है कि ये असफल क्यों हुआ। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि खादी क्लोथ है भाई, वो इतना महंगा था उस वक्त कि ये भाई अमीर लोग तो इसको भाई बार बार अलग प्रकार से पहन सकते हैं, बेचारा गरीब आदमी कैसे पहनेगा इसको। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो गरीब आदमी को बस 2 कपड़े चाहिए, बस शर्ट पैंट या जो भी है, लुंगी धोती जो भी है। तो इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के समकक्ष जो भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूशंस है वो बने नहीं थे अभी तक, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये भी भाई वो बन जाते तो भाई सफलता हासिल हो जाती।
वैकल्पिक ये बने नहीं थे, तो इंस्टीट्यूशन नहीं बने थे, तो इनको सेट करने में टाइम लगता। तो ब्रिटिश लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस काम में टाइम लगता है। दीज वर स्लो टू कम अप, अब ये दिखने में टाइम लगता है, बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। तो जो बच्चे हैं, टीचर्स है, वापस चोरी छिपे वापस स्कूल में जाने लगे, और ये जो वकील लोग हैं वापस न्यायालय में चले गए। लो साहब, यहाँ देखिए आप, अवध मूवमेंट है, ये बाबा रामचंद्र के बारे में है। ये बेगार बंद करो, लगान कम करो हिसाब से। ये जवाहरलाल नेहरू है, किस प्रकार से ये ओद किसान सभा इनका निर्माण किया, गांव-गांव में गए। नोट्स के तौर पे हम आपको बता दें लगातार, ये पूरा मैटर है इसका, अवध मूवमेंट का। तो इसकी अगुवाई बाबा रामचंद्र ने की। एक प्रकार से ये सन्यासी था, ये फिजी आइलैंड से आया हुआ था, वहाँ इंडेंचर लेबरर बन के गया था। 5 साल पूरे हो गए, भारत में वापस आ गया। इस इलाके में ये जो जमींदार की बजाय इनको तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स बोला गया है। इन्होंने इन किसानों पर कुछ ज़्यादा ही वो किराया वो ज़मीन का ले रहे थे, और भी चीज़ें हैं। तो ये चाहते थे भी ये बेगार प्रथा भी इसको बंद कर दिया जाए, और हमारा जो टेनेंट्स वगैरह वो किराया है वो भी कम कर दिया जाए। टेनेंट्स भी ये चाहते थे कि हमें सिक्योरिटी मिले, क्योंकि ये लोग क्या है कि जब इनके मन में आता तब ये ज़मीन किसी और को दे देते थे लीज पर। तो ये इनकी बहुत सारी डिमांड थी, भाई रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगार प्रथा को अबोलिशन ये लिखा हुआ कम समाप्त कर दिया जाए, सोशल बाय। अब इन्होंने एक तरीका निकाला कि ये जो जमींदार पड़े रहते हैं, करते हैं क्या है, इसलिए यहाँ के लोगों ने सभा बुला कर बोला कि नाई इनके पास जाता है, धोबी इनके पास जाता है, नाई इनकी वो दाढ़ी वाड़ी बना देता है, धोबी इनके कपड़े धोता है, फिर ये काम कैसे करेंगे? पड़े पड़े इनके दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का, तो ये उल्टे पुल्टे काम करेंगे। तो यहाँ तक ये बार्बर्स और वाशरमैन को जाने से भी इनको रोका गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने इस इलाके की यात्रा करना शुरू की। अवध वाले गांव में गए, वहाँ के गांव के लोगों से इन्होंने बातचीत की, और उनके जो ग्रीवेंसेस, दुख तकलीफ वो सुनी। भाई उनको पता चला कि वास्तव में हकीकत में हो क्या रहा है। अक्टूबर आते आते इन्होंने ओद किसान सभा सेटअप की, और इनमें जवाहरलाल नेहरू है, बाबा रामचंद्र, इनके कुछ साथी थे, उनको अध्यक्ष इंचार्ज बनाया। तो इन्होंने एक महीना होते होते 300 ब्रांचेज इसकी बना दी। ये ब्रांचेज इसी प्रकार से थी, ये सब आपके सामने मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो कांग्रेस का प्रयास था कि अवध वाले इलाकों में ये लोग अपना संघर्ष शुरू करें। अब ये पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन क्या है कि जो जो ये डेवलप्ड आगे बढ़ा ये पीजेंट मूवमेंट, तो कांग्रेस लीडरशिप इससे नाराज़ हो गई। क्योंकि बात ये थी कि ये जिस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे 1921 में, अब इन्होंने क्या किया कि भाई कहते हैं कि बिना अक्ल के भाई ऊँट भी कैसे भाई ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर तालुकदार और मर्चेंट्स है, इन्होंने इनके घरों पर इन्होंने किसानों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये लुटेरे भाई, बाजार को लूट लिया गया, अनाज के भंडारों को लूट लिया गया। बहुत सी जगह जो लोकल लीडर्स है, इन्होंने तो महात्मा गांधी का नाम लेकर ये घोषणा कर दी कि भाई टैक्स भी नहीं देना हमें हिसाब से, और ज़मीन आपको वापस बांटी जाएगी, आप तो बस लगे रहो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड। महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया गया सारा सब कुछ करने के लिए, कि जो भी कहा है वो महात्मा गांधी ने कहा है। सीधी बात है। बेगार क्या होती है भाई? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ऐसा कार्य जिसमें गांव के लोग करते हैं अंग्रेजों के लिए, जिसका कोई पगार नहीं दी जाती है, वो बेगार कहलाती है। देखिए आप, वो बाबा रामचंद्र का मामला था अवध का, नोट्स के तौर पे हमने आपको बता दिया। ये गोडेम रिबेलियन है जो भाई आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, अल्लूरी सीताराम राजू है, उसके बारे में पूरी जानकारी है। भाई RRR जो मूवी है वो भी उसमें एक कैरेक्टर इसका ही लिया गया है। ये पीछे जो किसान लोग आपको, जो आदिवासी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स के तौर पर आपके समक्ष है कि गोडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पर ये भी इन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला, ये छापामार युद्ध प्रणाली से उनका विरोध करते थे। अचानक धावा बोलते, फिर वापस चले जाते। तो इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया जो नॉन वायलेंस है, स्वराज है, इसको कुछ और प्रकार से इन्होंने इसको दिमाग में सेट किया। ये अंग्रेज़ों के ये इनक्लोजर लैंड की वजह से, क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया उसकी वजह से ये नाराज़ हो गए। तो उन्होंने अपनी आजीविका जब इनकी प्रभावित होने लगी, तो परंपरागत इनके अधिकार जब जाने लगे, इनसे छीने जाने लगे, और जब सरकार इन पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगी बेगार की, तो भाई ये रोड पे आ गए। लोगों ने विद्रोह कर दिया। भाई करे क्या लोग, भाई भूखे खाले मर रहे हैं, साहब करे तो क्या करें। द पर्सन हु केम टू लीड देम। अब यहाँ देखो, जो व्यक्ति इनकी अगुवाई कर रहा है उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू,
और ये जो राजू है, जो अलूर सीताराम राजू है, इसमें बहुत सारी पावर्स है और वह ये ज्योतिषी भविष्यवाणी भी करता है और ये ऐसी बात करता है कि हील पीपल, लोगों के दिल और दिमाग में उसकी बात बैठती है। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट से, यहाँ तक कि लोगों को ये भी कहना है कि पता नहीं खुद ने कहा क्या है, जो भी है, गोली भी चल जाए उसके आर पार तो उसके शरीर से आर पार हो जाती है। कैप्टिवेटेड बाई राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकेर्नेशन फ्रॉम गॉड। राजू से प्रभावित होकर इन विद्रोही लोगों ने इसको भगवान का अवतार घोषित करना शुरू कर दिया। राजू महात्मा गांधी की महानता के बारे में बड़ी बड़ी बात करता था। वह नॉन कोऑपरेशन से प्रभावित था और लोगों को ये भी कहता था कि भाई खादी पहनो, शराब छोड़ दो, लेकिन साथ साथ वह ये भी कहता था कि इंडिया में रहकर यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है इन फोर्स वालों के खिलाफ तो सिर्फ नॉन वॉयलेंस से काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि सामने का वाले के हाथ में बंदूक और आपके हाथ में बंदूक नहीं है तो भाई आप उससे कभी भी नहीं जीत सकते। गोडेम रिबेल्स है तो इन विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया, गोरिल्ला वारफेयर से लड़ रहे थे ताकि उन्हें स्वराज मिले। खुद की भाई इन्होंने स्वराज को ये मान लिया कि हमें खुद की आज़ादी मिले। राजू को लास्ट में गिरफ्तार कर लिया गया 1924 में और इसको फांसी पे लटका दिया गया। और बच्चों इस प्रकार से हमेशा के लिए उस एरिया में एक लोक देवता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। आज भी इसको उस इलाके में लोक देवता के तौर पे पूजा जाता है, माना जाता है। और वो साउथ इंडिया की जो मूवी बनी थी RRR, उसमें एक अलूरी सीताराम राजू ये भी एक कैरेक्टर है। ये देखिए द स्वराज इन द प्लांटेशंस, यहाँ आपके सामने आपकी बुक में बाकायदा साफ साफ दे रखा है कि आसाम के चाय बागान के जो लोग हैं, गांव के किसान लोग हैं, वो भाई अपने जब चाहा मन में तब अपने गांव में चले जाते थे, वापस आते थे। तो अंग्रेज़ों ने इमिग्रेशन एक्ट लागू कर दिया जिसकी वजह से ये बिना परमिशन के जा नहीं सकते। और इनको जब इनको जरूरत पड़ी तब ये इनको भेजते नहीं थे। अब इससे ये प्रभावित हो गए, महात्मा गांधी के बारे में सुना था तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन लोगों ने उस इलाके को छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया, अपने गांव में जाने लगे। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जो रेलगाड़ी है, इनके ड्राइवर उनकी भी हड़ताल है, वो जो नदियों के जो जहाज़ के बाद नाव से जाते हैं उनकी भी हड़ताल है। तो ये यहाँ पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने बर्बरतापूर्वक इन पे हमला किया, इनको पीटा, बेचारे वापस आ गए। ये आपका नोट्स है, नोट्स के तौर पे आप लिख सकते हो, आपके काम आएंगे इस हिसाब से, क्योंकि आपको लिख के आना। महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और ये जो चाय बागान के लोग, ये मैंने आपको बता दिया। ये कानून कौन सा बना था? 1859 में इमिग्रेशन एक्ट बना था जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी जब भी आप इस टी गार्डन को छोड़ें। और ये अंग्रेज लोग कभी परमिशन देते नहीं थे। तो जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो हज़ारों संख्या में ये जो वर्कर्स है ये लोग वहाँ से इन्होंने लेफ्ट कर दिया, प्लांटेशन एरिया को छोड़ दिया, घर की तरफ हेडेड होम, घर की तरफ चल पड़े। इनका ये मानना था कि गांधी राज आएगा और हमें हमारी ज़मीन हमारे गांव में मिल जाएगी, हम काम करेंगे। लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सके, डेस्टिनेशन तक। उनको रास्ते में रोक लिया गया क्योंकि उनकी हड़ताल थी, रेलवे स्टीमर ड्राइवर उनकी हड़ताल थी। इस प्रकार से पुलिस वालों ने उनको मारा, पीटा और वापस पकड़ के लिए। ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आगे देखिए, ये आपके बॉक्स में एक प्रकार से आपकी बुक में दे रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है इनके बारे में। 1928 में ये वल्लभ भाई पटेल है किसानों के समर्थन में बारदोली में गए थे। ये एक इलाका पड़ता है गुजरात में और यहाँ रेवेन्यू का मामला था। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ और ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। यहाँ की महिलाओं ने, ये 1928 में हुआ। ये देखो आप जो भी है, ये छोटी छोटी जानकारी आपके पेपर में के लिए बहुत काम आती है। 1928 में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने, जो कि बड़ा जीके क्वेश्चन है, यहाँ की महिलाओं ने इनके नेतृत्व को देखते हुए इनको सरदार की उपाधि दी, जो बाद में आगे चल के महात्मा गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखिए, चोरी चोरा इंसिडेंट है। ये फरवरी 4 या 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। एक शांतिपूर्वक एक मसाल जुलूस चल रहा था जिसमें SC/ST मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और ये जो थाने, ये एक प्रकार से उस वक्त का लगभग थाना मान लीजिए पुलिस वाले हैं। तो इन्होंने इसका विरोध किया कि ये लोग होते कौन है भाई इस प्रकार से आंदोलन करने वाले, ये तो हाँ महात्मा गांधी है, ये हमारे हीरो है। जो प्रकार से ऐसे कुछ मामला हुआ था और इन्होंने इनकी पिटाई की। शांतिपूर्वक जो धरना मसाल जुलूस चल रहा था,
ये बड़े आक्रोशित हो गए, यार ये लोग हमें कौन होते, कौन करने वाले, महात्मा गांधी हमारे भी लीडर है। तो उन्होंने वो जो जोश में गुस्से में कुछ लोगों ने इसके ऊपर आग लगा दी इस पर, और ये थाना जल गया। और ऐसा कहते हैं 19 से 21 के लगभग लोग इसमें थाने में जल के मर गए। ये जब घटना महात्मा गांधी के पास पहुंची तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। यहाँ जानकारी आपके सामने की स्वराज पार्टी की, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी ये दो लोगों ने मिलकर बनाई, चित्तरंजन दास आपके सामने दे रखा है, और मोतीलाल नेहरू, और ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इन्होंने भाई वो प्रोविंशियल काउंसिल में चुनाव लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई थी, और ये जिक्र आपके सामने है। ये देखिए आप 1928 के लगभग सर जॉन साइमन इंडिया में आए थे यहाँ के लोगों के बारे में रिपोर्ट जानने के लिए। तो क्योंकि उसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर में एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था, तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये विरोध किस प्रकार से हो रहा है वो आपके समक्ष आप देख रहे हो। ये मुंबई का या बड़े शहरों का ये दृश्य है, गो बैक साइमन ये नारा लगा हुआ है आपके समक्ष, सब कुछ आप देख रहे हो। ये पूरा नोट्स के तौर पे आपके सामने डाटा है। 1928 में साइमन कमीशन आया था और लोगों ने इसका स्वागत किया गो बैक साइमन के नाम से, इस लोगों के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस और बाकी पार्टी ये चाहती थी कि इसमें कोई भारतीय भी हो, लेकिन भारतीय था ही नहीं इसमें। फिर वॉइस रॉय ने भाई सपोर्ट किया, लो भाई साहब आप इससे नाराज़ हो। तो अक्टूबर 1929 में एक बड़ा प्रस्ताव इन पार्टियों के पास सामने रखा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, और भाई भविष्य के लिए भाई आप कॉन्फ्रेंस में आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ इन्होंने किया। लाला लाजपत राय है, ये जानकारी आपकी बुक में, ये लाला लाजपत राय की फ़ोटो है। 28 जनवरी 1885, 17 नवंबर 1928। तो ये वो भाई गो बैक साइमन का नारा लगाते हुए कर रहे थे। तो इन पर ये लाठीचार्ज हुई, तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लाठी सिर में पड़ गई। ये 2 दिन मौसम बढ़ती रहे और काम आए। और भगत सिंह और इनके जो ग्रुप थे, इन लोगों रेडिकल जो ग्रुप थे, इन लोगों ने इनका बदला लेने के लिए भाई बहुत सारी कार्रवाई की। ये देखिए आप, ये जवाहरलाल नेहरू है, लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये उसका एक प्रकार से चित्रात्मक प्रतीकात्मक इधर से बनाया हुआ है। इंडियन नेशनल ये कांग्रेस लाहौर में 1930 में हुआ, एक प्रकार से लगभग प्रतीकात्मक है। नेहरू जी यहाँ पर सबके सामने हाथ ला रहे हैं, प्रतीकात्मक है। तो देखिए दिसंबर 1929 की बात है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये यहाँ पर ये मीटिंग हुई। ये पूर्ण स्वराज्य का इन्होंने ये डिमांड की, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने घोषणा की कि ये हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे है। आज के बाद हम शपथ लेते हैं कि हर साल हम 26 जनवरी को हमारा आज़ादी दिवस मनाएंगे। अब ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था, इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा लोगों पर। तो महात्मा गांधी ने देखा भैया इनसे प्रभाव नहीं पड़ा, मैं कुछ बड़ा काम करता हूँ तब प्रभाव पड़ेगा। लो साहब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये शुरुआत है 12 मार्च 1930। और किस प्रकार से क्या हुआ वो हम आगे देखते हैं। ये साल्ट मार्च है, 6 अप्रैल 1923 की बात है। तो ये सब नोट्स के तौर पे आपको आगे मिल जाएंगे। महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, किस प्रकार से क्या हुआ सब आप देख रहे हो। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक बनाए यहाँ पे पानी को उबाल करके, और ये सब आपके समक्ष है। ये नोट्स के तौर पर है, ये आपका साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक साथ नोट्स वगैरह हैं। तो देखिए महात्मा गांधी को लगा कि साल्ट नमक है, ये एक प्रतीकात्मक बहुत बड़ा ये पावर है। तो 31 जनवरी 1930 को आपके वहाँ लिखा हुआ साफ साफ, उन्होंने लॉर्ड इरविन वॉइस रॉय है उसको एक लेटर लिखा, उसमें 11 डिमांड्स थी। और ये कहा गया ये जो 11 डिमांड थी ये सभी क्लासेस जो वर्ग है उनके हित में थी, वो चाहे किसान लोग हो चाहे इंडस्ट्रियल कोई भी हो। ये विचार उनके दिमाग में आया कि सभी लोगों से संबंधित जब डिमांड होगी तो सभी लोग एक साथ जोड़ेंगे और ये एक प्रकार से यूनाइटेड कैंपेन होगा। और इसमें सबसे बड़ी डिमांड थी साल्ट टैक्स की, क्योंकि गवर्नमेंट नमक पर भी टैक्स लगा रही थी। नमक एक ऐसी चीज़ है कि अमीर आदमी भी इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है, और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस टैक्स पर एक प्रकार से सरकार की मोनोपोली थी और महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई ये सब बदला जाए। महात्मा गांधी ने एक प्रकार से अल्टीमेटम भी दिया था गवर्नमेंट को कि मेरी इन बातों को 11 डिमांड्स है, इनको 11 मार्च तक पूरी कर लो। यदि 11 मार्च तक आपने दिन पूरी नहीं की तो 12 मार्च को मैं श्री गणेश कर दूंगा। किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और साल्ट मार्च का श्री गणेश कर दूंगा। अब ये भाई ये इरविन इनसे
इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इनसे बातचीत करने को इच्छुक नहीं था। तो महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों को साथ लेकर के ये मार्च पास शुरू कर दिया। ये यात्रा लंबी चली, 240 मील लंबी थी। गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से निकले और गुजरात के वो समुद्री तट पर दांडी नाम से जो गांव है वहाँ पहुँचे। 24 दिन यहाँ जाने से लगे, यहाँ पर जाने में लगे। पर डे ये 10 मील की यात्रा करते थे। जहाँ कहीं भी महात्मा गांधी रुकते थे, हजारों संख्या में भीड़ उनको घेरे रहती थी और वहाँ पर वो लोगों को बताते थे कि हमें स्वराज का मीनिंग क्या है वो बताते थे, और अंग्रेजों से हमें विरोध कैसे करना है, उनका विरोध कैसे करना अंग्रेजों का, वो उनको ट्रेनिंग देते थे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे। उन्होंने नमक कानून का विरोध किया और नमक पानी उबाल करके नमक बनाया। ये एक प्रकार से सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट की शुरुआत थी। ये देखिए आप, आपके समक्ष मैंने आपको बता दिया 60 मार्च, ये एक प्रकार से विरोध की शुरुआत थी। अब आगे देखिए आप, हजारों की संख्या में लोग हैं, वो शुरू हो चुका है। तो हजारों संख्या में लोगों ने 60 लाख कानून को तोड़ा, नमक बनाया, सरकार की जितनी फैक्ट्रियां थी उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी धीरे धीरे विरोध फैल गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो चीज़ें हुई थी वो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे होने लगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकान के सामने लेट गए, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। गांव में अंग्रेज़ों ने चौकीदार बनाए थे टैक्स इकट्ठा करने के, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे बहुत सारी जगह पे लोगों ने, गाँव आदिवासी लोगों ने फॉरेस्ट जो है, जो लॉ है, उसको भी, उसका उल्लंघन किया। रिजर्व फॉरेस्ट में वहाँ पर लकड़ी काट के ले जाने लगे, वहाँ पर अपने गाय भैंसों को ले गए। अब इन सब घटनाओं से जो ये कॉलोनी गवर्नमेंट ये चिंतित हो गई और कांग्रेस के लीडर्स है इनको एक के बाद एक गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारी जगहों पर झगड़े फसाद में शुरू हो गए। इसी कड़ी में अब्दुल गफ्फार खान है, जो महात्मा गांधी के एक समर्पित शिष्य थे, इनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन पेशावर में फायरिंग हुई गलियों के अंदर, जो भी है। 1 महीने के बाद में महात्मा गांधी है को भी गिरफ्तार किया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स सोलापुर में इन्होंने पुलिस पोस्टों पर हमला कर दिया, लोग गुस्से में हो गए, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे हमला कर दिया, न्यायालय पे हमला कर दिया, रेलवे स्टेशन में हमला कर दिया। सब के सब ब्रिटिश रूल के सिम्बोलिस्ट थे, प्रतीक थे, इन पे हमला कर दिया गया। अब सरकार और घबरा गई इनसे, भाई यार ये तो मामला गड़बड़ है, इस बार तो ये जो महात्मा गांधी है ये तो कुछ वापस कानून अपना आंदोलन वापस में नहीं ले रहा और ये मामला गड़बड़ हो गया। तो ये पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इन पर अत्याचार किया। एक शांतिपूर्वक जो सत्याग्रही लोग थे उन पर हमला किया गया। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको पीटा गया। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 लाख के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया। लो साहब, महात्मा गांधी अभी भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। सिविल डिसोबीडियंस जो रिलॉन्च किया गया, महात्मा गांधी है गवर्नमेंट की जो दमनात्मक नीति का के खिलाफ में है। नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, गफ्फार खान को जेल भेज दिया गया। मूवमेंट वापस शुरू हुआ जो 1932 में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1932 में शुरू हुआ, 1934 तक चला, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। महात्मा गांधी का प्रयास एक बार फिर से असफल साबित हुआ। ये सारी जानकारी आपके सामने दे रखी है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए क्योंकि उनसे बातचीत हुई थी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी की जो थे वो नाराज़ हो गए, तो बातचीत टूट गई। वापस आए, निराश होकर आए। जब भारत में आए तो उन्होंने वापस शुरू किया। ये सब मैं फ़ोटो में आपको बता चुका हूँ। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो आंदोलन है 1934 तक चला, 1932 से 34 तक, पर इसने अपना मोमेंटम खो दिया। ये जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930 के दशक में, 1931-32 में आप देखिए। जब इसका सेकंड फेज हुआ तो भाई इन्होंने ये जो किसान लोगों ने, इसमें जाट है, पाटीदार है, इन्होंने भाई भाग लेना बंद कर दिया, नहीं लेंगे हम भाग। अरे हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम भाग क्यों लिए साहब से। ये स्वराज के प्रति भाई हाई टैक्सेस है उसके खिलाफ ये कर रहे थे, लेकिन इनकी बात नहीं सुनेगी यहाँ से। बेचारे गरीब लोग हैं, ये भी भाई इनसे परेशान है गवर्नमेंट से। कांग्रेस उद्योगपतियों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ ये जो कॉमरेड लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, इन्होंने भैया इन किसानों की आवाज़ बन की सामने आए। देखिए यहाँ आपकी बुक में जानकारी दे रखी है। HSRA एक प्रकार से संगठन बना
और वो संगठन की स्थापना 1928 में की गई। भारत के बाहर ये बना और इसके अंदर बहुत से लोग शामिल हुए। और 1929 में बता रखा है असेंबली में, ये असेंबली में भगत सिंह है, इन्होंने और इनके साथियों ने एक प्रकार से वो छोटा सा बम फेंका। ये सारी प्रतीकात्मक आपके सामने दे रखी है। इनके साथ में लॉर्ड इरविन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, इन पर भी हमला किया गया। इंकलाब जिंदाबाद ये इनका नारा है। भगत सिंह पर केस चला और इनको लास्ट में फांसी पर लटका दिया गया। ये 23 वर्ष के थे तब इन्होंने कहा था कि यूथ, जवान ही बहुत कुछ कर सकता है, जवान को आगे आना पड़ेगा। देखो साहब, ये देखिए आप आगे भारतीय जो बिजनेस इंडियन बिजनेसेज है वो सब राष्ट्र के प्रकार से क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भारतीय जो व्यापारी लोग इन्होंने खूब सारा प्रॉफिट उठाया। लो साहब, इनके गोदाम सब भर गए हिसाब से। साथ साथ अपने भारतीय व्यापारियों ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की भी स्थापना की, फिक्की की भी स्थापना की। ये 1927 में स्थापना की। फॉर्म्ड पावरफुल लॉबीज, ताकि ये जो अंग्रेज लोगों के लॉबी उसका मुकाबला किया जा सके। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसका सपोर्ट ये कर रहे थे। विदेशी कपड़ों का ये बहिष्कार कर रहे थे। ये सब के सब आपको दे रखा है। और ये वरीड अबाउट डिसरप्शंस, ये जो भारतीय व्यापारी लोग हैं, ये जो मार्केट में जो कुछ भी घटित हो रहा था, जो कुछ अफरा तफरी वाला माहौल चल रहा था, उनसे ये सब भारतीय व्यापारी लोग चिंतित थे। अब आगे देखिए आप, अब हम बात करते हैं, वो तो बड़े लोगों की बात कर दी, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं। वर्कर्स बिल्कुल मूक दर्शक बन के खड़े हैं भाई, करे तो क्या करे, कोई हमारी इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, पर ये कुछ करना चाहते हैं भाई। ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उनके टोपी पहन के इस प्रकार से कुछ करना चाहते हैं। नागपुर के अंदर भी इन्होंने बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। इस प्रकार से ऐसे हैं। 2 हड़तालें भी हुई भारत के अंदर। रेलवे स्ट्राइक की हड़ताल 1930 में हुई, और ये जो समुद्री जहाज वाले हैं, ये जो कर्मचारी, उन्होंने हड़ताल 1932 में की। अब इन घटनाओं से प्रभावित होकर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ बड़ा काम करेगी, लेकिन कांग्रेस वाले जो लीडर्स है वो बिजनेसमैन के साथ में हैं। तो ये बिजनेस के लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाई तुम इनसे अलग मत हो, डिवाइड फोर्सेज। भाई बिजनेस के कांग्रेस की पार्टी हमेशा बिजनेस वालों के साथ रहती आई है। ये देखो, ये इतिहास का सच से है। तो ये इनको अलग नहीं देखना चाहती है, इसलिए ये इन मजदूरों का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। विमेन एंड द फाइट फॉर स्वराज, महिलाओं का योगदान हम जब से आंदोलन चला तब से शुरुआत से है। महात्मा गांधी के साथ जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं वो सब साथ हो गई थी। नमक कानून चाहे कुछ भी हो, पिकेटिंग शॉप्स एंड गोइंग टू जेल, महिलाएं जो शराब की दुकानें उनके सामने भी लेटी, उनके सामने विरोध किया, यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं जेल में भी गई। और यहाँ पर कह रहा है कि जो कहा जा रहा है कि शहर की महिलाएं हैं, ऊंची जाति हाई कास्ट अर्बन होम्स है, वो भी महात्मा गांधी के आह्वान पर घर से बाहर आ गई। वो देश के लिए अपनी ड्यूटी, पवित्र ड्यूटी निभाने लगी। यहाँ पर देखिए, महिलाएं तो करने में बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस और जो गांधी जी है इनके विचार क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रतीकात्मक महिलाओं की उपस्थिति चाहिए। जबकि ये कह रहे हैं कि बापू ने कहा है कि महिलाओं की ड्यूटी है घर पर चूल्हा संभाले, मदर बन के रहे, एक अच्छी पत्नी बन के रहे, नो रेडिकल चेंज इन स्टेटस। वही कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी ये चाहते हैं कि महिलाएं अपना जो पुरातन जो रोल है उसमें वो बदलाव देखना नहीं चाहती महिलाओं का। देखिए आप, ये आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये आपका ये लास्ट टॉपिक है इसका। अब इसमें साफ साफ बता रखा है कि अब नेताओं ने अपने आप को सभी वर्गों का नेता बनने के लिए क्या क्या प्रयास किया। तो यहाँ पे देखिए, भारत का झंडा है, सरदार लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सब ये एक साथ आने के लिए सारे भाई अलग अलग किताबों का इनका कोटेशन इस्तेमाल किया गया। पूरी भारत में सब क्या सब, बस भारत सबका है, वंदे मातरम है। और ये भारत माता का पोर्ट्रेट आपके सामने बताया गया है कि ये भारत माता है, ये जननी है, सबकी जननी है भाई। ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख चाहे कोई भी, सब भाई एक प्रकार से भारत को एक खड़ी हुई एक भारत माता के तौर पर चित्रित किया गया। और इस प्रकार से अलग अनेक प्रकार के नेता वगैरह, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो चाहे कोई भी हो, इस प्रकार से अपने आप को, पीछे मंदिर है, मस्जिद है और गुलाब का फूल है, सारा सब इस प्रकार से मतलब दिखाने की एकता में बल, हम साथ रहेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट दिखाया गया है कि इनके जो दिल के पास ही गुलाब का फूल है, भारत माता की जय है।
सब के सब लोग साहब हमारे भारत माता हमारे दिल में बसी हुई है, ये भारत माता का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है, आप हमारे साथ चलो, हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे, ये सब बता रखा है। ये सारी जानकारी आपकी है। जो भारत माता का पोर्ट्रेट बना उसके बारे में, तो पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो 1870 के दशक में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, और उसमें जो मदरलैंड है भारत माता उसके बारे में कुछ छंद लिखे गाए, जो भी हिसाब से वंदे मातरम। उसके बाद जब स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ा, ये आपके नोट्स के तौर पर, आप इसको, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप देखिए, ये आपके नोट्स के तौर पे। तो स्वदेशी मूवमेंट अभिनंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने पेंटिंग की भारत माता की, जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम इलाहाबाद में है, वो लगभग ऐसी है, लगभग जो आपके सामने भारत माता की पोर्ट्रेट ऐसी है, ये आपको बता रखा है। इन पेंटिंग में भारत माता को एक साध्वी के तौर पे दिखाया गया है, शांत खड़ी है, मिश्रित रूप में है, देवी के तौर पर है, आध्यात्मिक है, और डेवोशन जो आइडियाज़ हैं, दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज, कि ये हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई है। ये जो राष्ट्रवाद का जो विचार है धीरे धीरे आगे बढ़ा भाई, लोकगीतों में सामने आने लगा, लोगों ने इसको प्राउड बना लिया कि ठीक है भाई, ये हमारे डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वन पास्ट। लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण लेने शुरू कर दिए जिससे ये लगे कि भारत माता का गुणगान शुरू से ही है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने खुद कुछ ऐसे बैलार्ड्स लिखने शुरू कर दिए, नर्सरी राइम्स है, कुछ मिथ है, मोमेंट है, फोक रिवाइवल है, ऐसे कुछ लिखने शुरू करेंगे नए नए क्लेवर के तौर पे, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। मद्रास में नतेशा शास्त्री जी है, इन्होंने 4 वॉल्यूम का एक तमिल फोक टेल्स भी लिखा है हिसाब से, ये द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। अब वो ये उनका ये मानना था कि भारत का जो साहित्य है वो सबसे विश्वसनीय होना चाहिए, और पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे दिल और दिमाग से मेच खाता है। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ तो उन्होंने बेशक फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग का इस्तेमाल किया, रेड ग्रीन और येलो डिज़ाइन किया गया, उसमें 8 कमल के फूल लगाए गए, और वो एक उसमें एक क्रिसेंट मून में दिखाया गया, दूज का चांद जो भी है, ये हिंदू मुस्लिम, ये कमल का फूल है, दूज का चांद है, ये हिंदू मुस्लिम को प्रतीक करता है। 1921 में गांधी जी इन्होंने एक स्वराज फ्लैग जारी किया, इसमें भी ट्राई कलर है, रेड ग्रीन और वाइट है, और इसमें एक चरखा और दिखा दिया बीच में, चरखा, तो ये चरखा प्रतीक है भाई सेल्फ हेल्प का, भी चरखा चलाओ और काम करो, कुछ भी है, घर पे पैसा आएगा। ये झंडा लेकर जब लोग हवा में लहराते थे उस जमाने में, उस समय के दौरान, तो उनमें एक आत्ममुग्धता का प्रतीक होता था कि भाई ये हम विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का और हमारी आज़ादी के लिए। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कुछ लोगों ने इतिहास को एक अलग प्रकार से दिखाने का भी प्रयास किया। ये लीजिए साहब, इतिहास को हम वापस लिखेंगे। अब इतिहास को वापस लिखने में भी संकट है। क्या संकट है भाई? यदि इतिहास को हम शुरुआत में ईसा पूर्व में लेते हैं तो भाई अधिकतर हिंदुओं का राज सामने आता है। लो साहब, ये नाच गाने, राजकुमार, राजा, बड़े बड़े मंदिर, ये सब सामने आता है। फिर हम थोड़ा और चलेंगे भाई तो मुगलों का समय आ गया। फिर हम चलेंगे तो भाई ये अंग्रेजों का समय आ गया। लो साहब, ये यूनियन जैक जो भी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसके बजाय भारत माता है, प्रत्येक एक महिला को मान लिया जाए और सब के सब लोग एक साथ आए। फिर आ गया आपकी बुक में साफ साफ बता रखा, लास्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी है। यहाँ मैंने पर्सनली यहाँ पर ऊपर एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये जो लास्ट मूवमेंट था 1942 में, डू और डाई और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये महात्मा गांधी की जो छवि बनी हुई थी उसके विपरीत था। ये छवि के विपरीत कैसे था? क्योंकि इसमें इन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। तो ऐसी बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है। तो मैंने आपके सामने जो पोर्ट्रेट बनाया, जो दिखाया है, वो प्रतीक है एक प्रकार से कि अब इनके अंदर का भगवान जाग गया है। अब महात्मा गांधी के अंदर का भगवान जाग गया है। वो अंदर जो भी है, चाहे भगवान श्री कृष्ण बैठा हो चाहे राम बैठा हो, उन्होंने एक प्रकार से नारा दे दिया। क्योंकि डू डाई करने का मतलब होता है करो या मरो, मतलब अब आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रतीकात्मक आपके सामने बनाया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये नोट्स के तौर पे सब बच्चों के लिए ये बताया गया है कि क्रिप्स मिशन आया था भारत में भारतीयों की सहायता के लिए, यहाँ के पार्टियों के पास, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत की सेना हमारा सपोर्ट करे।
लेकिन ये फेल हो गया था। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की अगुवाई के लिए मीटिंग बुलाई वर्धा में, महाराष्ट्र में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बैठी 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को। ये डाटा वगैरह भी आप याद रखिए। एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पारित किया गया यहाँ पे, ताकि भारत के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हो। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम कल से ही ये आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, रातों रात अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब महात्मा गांधी ने जेल के अंदर से नारा दिया, डू और डाई। मैंने बता दिया आपको हिसाब से। क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो यहाँ सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन फैल गया। और ये पहला आंदोलन है जब बड़े लीडर्स को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, तब युवा पीढ़ी ने इसमें भाग लेके इस आंदोलन को सफल बनाया। ये युवा पीढ़ी में कौन कौन लोग हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन में कौन कौन है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण है, अरुणा आसिफ अली है, राम मनोहर लोहिया है। और ये तो पुरुषों के अंदर बड़े नाम है जो आगे चल के लोहिया सिद्धांत बने। जयप्रकाश नारायण का ही बहुत बड़ा रोल है, आप जानते हैं, अरुणा आसिफ अली है। और ये महिलाओं के अंदर मातंगिनी हजरा है, बंगाल से है, कनकलता बरुआ है, आसाम से, और रमा देवी उड़ीसा से है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए बड़े लीडर्स के साथ साथ जो युवा पीढ़ी के लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। अंग्रेज़ों ने इस वक्त और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और इस आंदोलन को दबाने में उनको 1 साल से भी ज़्यादा उनको समय लगा। तो इसी के साथ ये आपका मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं एक बार रिपीट कर दूँ हिसाब से, ये आपको पूरा शो है। ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाला है, आप इसको देख सकते हो वापस। ये एक प्रकार से री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाला बता दिया आपको, ये नोट्स के तौर पे है। और ये किस प्रकार से बड़े बड़े लीडर्स है अपने आप को शो कर रहे हैं, सभी के हम लीडर हैं। ये भारत माता का पोर्ट्रेट है, नोट्स आपको बताया हुआ है। साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का हो गया। ये महिलाओं का रोल है, बता दिया आपको। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या क्या एक्टिविटी की, बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका क्या क्या योगदान है। ये इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह इनकी जो टोली है उनका है, ये वर्कर्स वगैरह उनका है। किस प्रकार से ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में 1930 के दशक में काम कर रहे थे, ये नोट्स है। ये महात्मा गांधी है, रीलॉन्च किया था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को 1932 से 34, उसके बारे में ये नोट्स आपके। ये 60 मार्च वाला मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट 12 मार्च 1930 वाला, ये किस प्रकार से 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। लाला लाजपत राय है, उनका असैसिनेशन हुआ, उनके सिर पे चोट लगी, किस प्रकार से वो गिर गए फिर मर गए। ये सारे आपको डाटा। गो बैक साइमन वाला 1928 में इसका विरोध किया गया, किस प्रकार से जुलूस निकला। स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने इस प्रकार से चोरी चोरा इंसिडेंट फरवरी 1922 में हुआ, जिसके बाद में आंदोलन को वापस ले लिया गया। बारदोली मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला आपको बताया हुआ है, नोट्स आपके तौर पर। ये स्वराज प्लांटेशन, किस प्रकार से इनकी पिटाई हुई, ये वापस गए इमिग्रेशन एक्ट की वजह से, ये नोट्स के तौर पे आपको बताया हुआ है। अलूरी सीताराम राजू है, इनका योगदान एक प्रकार से आपको बताया हुआ है, ये नोट्स के तौर पे। बाबा रामचंद्र, ओध किसान सभा किस प्रकार से बनी, वो सारा सब 300 के लगभग बनी, किस प्रकार से क्या कार्य हुआ। नॉन कोऑपरेशन का, महात्मा गांधी का योगदान, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये नोट्स आपके। खिलाफत इश्यू का मामला है, सब आपको बता रखा। जलियांवाला बाग वाला हो गया, 13 अप्रैल वाला, ये महात्मा गांधी के 3 आंदोलन है, सब आपको मैंने रिपीट कर दिए हैं। ये महात्मा गांधी की सोच है, और ये वो जो बर्बर जो तरीका अपना रहा है उनकी सोच है। ये महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ उसके बारे में है, ये नोट्स के तौर पे आपका है। ये महात्मा गांधी का एक नए लीडर के तौर पे नए संघर्ष के सामने आपका इनका योगदान हुआ, और ये महात्मा गांधी से ही ये चैप्टर शुरू होता है। इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपके सामने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा चैप्टर नोट्स के साथ में क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये नया प्रयास आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।